भारत माता की। भाई ये आवाज तो हिसार शहर में रह गई, इधर चंडीगढ़ इधर दिल्ली। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। प्यारे मित्रों, आज हमारे इस बहुत ही शुभ वेला पर ये कृषि मेला, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश भर के सब कृषक इकट्ठे हुए, मंच पर विराजमान हमारे बहुत ही जुझारू और कृषि विभाग के नाते से इतना बेहतर सोच रखने वाले हमारे कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल जी, साथ ही हिसार से ही हमारे विधायक हैं और शहरी स्थानीय निकाय के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा में हमारे उपाध्यक्ष श्री रणवीर सिंह गंगवा जी, मंच पर विराजमान हमारे विधायक श्री विनोद भयाणा जी, श्री जोगीराम सिहाग जी, श्री लक्ष्मण नापा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि विभाग श्रीमती सुमिता मिश्रा जी, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेवराज कंबोज जी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक श्री नरहरि बांगड़ जी, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी अन्य अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक गण, हरियाणा प्रदेश और आसपास के पड़ोसी राज्यों से भी मुझे जानकारी मिली है कि कुछ किसान यहां आए हैं। उनका भी सबका स्वागत। सभी किसान भाइयों बहनों को और मीडिया के कर्मियों बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आज के इस कृषि मेला के अवसर पर आप हिसार में आए हैं। किसी भी बड़े कार्यक्रम का स्थान क्या है, उसका समय क्या है, अवसर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस मेले का स्थान हिसार एक ऐतिहासिक नगरी है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का ये परिसर है और हम जानते हैं कि हमारी आजादी को 75 साल हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कल्पना रखी है कि जब 100 साल आजादी को हो जाएंगे सन 2047 में, तो हमारा देश भारत दुनिया का कितना बड़ा देश ये बनेगा। तो इस 25 साल का जो कार्यकाल बचा हुआ है, आज 75 साल हो गए हैं, तो इस 25 वर्ष के कार्यकाल को उन्होंने अमृत काल का नाम दिया है। तो अमृत काल का ये प्रारंभिक वर्ष है और हरियाणा प्रदेश के सभी कृषक यहां से जो संदेश प्राप्त करेंगे, ऐसा ये कृषि मेले का एक संयोग है, ये अद्भुत संगम है। और जैसे हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि यहां जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनका संगम तो है ही है। मैं एक चीज और जोड़ा करता हूं हरियाणा के बारे में कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान और जय पहलवान। हमारे हरियाणा का एक विशेष हमको एक उपाधि प्राप्त है कि खेलों का प्रदेश है और हमारा ग्रामीण क्षेत्र जहां हमारा किसान रहता है, वहां हमारा जवान भी है, हमारा पहलवान भी है। देश और दुनिया में हमको एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज इस अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को, बहनों को, कृषि वैज्ञानिकों को और इस मेले के आयोजक सभी बंधुओं को, हमारे कृषि विभाग को, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, समय बहुत हो गया है। आप लगातार 3 दिन से यहां अपनी चर्चा, अपने सब वैज्ञानिक मिलकर के सेमिनार्स कर रहे हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। अब सब चर्चा की मुझे जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि हर विषय पर, छोटे बड़े विषय पर आपने चर्चा में भाग लिया होगा और उसमें
मन में विचार बहुत है आपके सामने रखने के, लेकिन समय की मर्यादा है। मुझे पहले कहा गया था कि क्योंकि ये कार्यक्रम मेरा 2:30 बजे 2 बजे शुरू होना था, तो लगभग 45-50 मिनट की 1 घंटे की बात आप जरूर रखना, लेकिन चूंकि लेट इतने हो गए, लगभग 5 बजने को है। वैसे तो अपील की गई है कृषि मंत्री जी के द्वारा के 6 बजे तक अपना रुकने का मन बढ़ा के आना, लेकिन मैं इतना समय नहीं लगाऊंगा। बहुत थोड़े समय में केवल विषयों का उल्लेख करूंगा, और मैं मानता हूं कि उस विषयों को उल्लेख करने के बाद आप तक वो योजनाएं पहले से पहुंची हुई होंगी, नहीं तो कुछ नई बातें अगर आएंगी वो आप तक जरूर जल्दी से जल्दी पहुंचेंगी। इस प्रकार के मेले में भी प्रदर्शनियां बहुत लगाई जाती हैं, बहुत स्टॉल लगाए जाते हैं, बहुत साहित्य बांटा जाता है। ये सब नई जानकारियां पूरे हरियाणा में देने के लिए हर वर्ष ये मेला लगता है। तो इस वर्ष के मेले में मुझे आपके बीच में आने का बड़ा सौभाग्य मिला है। हम जानते हैं कि हरियाणा जो है ये कृषि प्रधान प्रदेश है, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि कृषि का अगर कहीं जो भी स्वरूप छोटा बड़ा शुरू हुआ, वो हल चलाने का सबसे पहला प्रयोग हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाराजा कुरु ने किया था। कुरु से पहले ऐसा कहते हैं हल चलाना किसी को आता नहीं था। उन्होंने हल बनाया होगा, उसको चलाने के लिए पता नहीं उसमें बैल जोते होंगे या आदमियों को कहा होगा कि आप ही चलाओ, लेकिन सबसे पहला खूड निकालने का काम महाराजा कुरु ने किया था, और तब से खेती, उसका इतिहास हमको मालूम है, आगे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे हैं। हरियाणा कृषि का एक प्रकार से एक केंद्र है। कृषि आत्मनिर्भरता का एक श्रेय हमको मिलता है। जब देश में अन्न की कमी हुई, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि अन्न कम है, एक समय का भोजन छोड़ना शुरू कर दो। देश की जनता ने उनकी अपील के ऊपर काम करना शुरू किया। मैं छोटा था, हमको याद है कि हर सोमवार को बहुत से लोग सोमवार की रात को भोजन नहीं करते थे। एक प्रयोग शुरू हुआ, प्रदेश को, देश को आत्मनिर्भर बनाना, अन्न की खपत थोड़ा कम करो। लेकिन वहीं पर किसानों ने संकल्प लिया कि हम कृषि का जो हरित क्रांति का जो काम शुरू हुआ, वो उस समय का जो पंजाब था, हरियाणा पंजाब एक ही था, यहां से शुरू हुआ। सारे देश को हमने अन्न खिलाया, सारे देश के लोगों का पेट भरने का काम हमने किया, और अन्न इतना ज्यादा पैदा हो गया कि हमने दुनिया को भी अन्न देना शुरू कर दिया। जो देश इंपोर्ट करता था, उस समय गेहूं कौन सी क्वालिटी थी, रशिया से आती थी, 420 क्या था, 420 किसी को पता है क्या? गेहूं की क्वालिटी बताइए पुराने लोग। 306 भी नहीं था। मुझे याद है कि रशिया का लाल गेहूं आता था, हमने उसको बंद किया। फिर हमारा गेहूं अच्छी क्वालिटी पैदा हुई, उसके बाद हमने दुनिया को गेहूं देना शुरू किया। तो आत्मनिर्भरता का एक काम उसने जब हमने शुरू किया, तो उस समय भी हमारे प्रदेश का 80% 70% जनता कृषि पर निर्भर थी। जमीनों का जो हमारा जो आकार था वो बड़ा था। बाद में धीरे धीरे कृषि के साथ साथ इंडस्ट्री का बोलबाला हुआ, बहुत लोग कृषि में आ गए, और कृषि के बाद फिर सेवाओं के काम शुरू हुए। आईटी का काम आगे बढ़ा, शिक्षा क्षेत्र आगे बढ़ा, स्वास्थ्य में अच्छे अनुसंधान हुए, सामाजिक सुरक्षा के कई काम आगे बढ़े, सेनाओं में हमारे लोग जाने लगे। तो जो 70% जनता कृषि पर निर्भर थी, बाकी विषयों में जाते जाते हमारी वो जनता घटते घटते आज 48% परिवार वो कृषि पर निर्भर है। ये कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कृषि के अंदर इतने सारे लोगों की अब खपत, उतना निर्भरता, उतने लोगों की आमदन नहीं रही है कि उसके ऊपर पालन पोषण हो सके, तो बाकी चीजों पर भी हम आगे बढ़े। हमारा प्रदेश कृषि में नंबर 1 था, लेकिन आज कृषि के अलावा अगर उद्योग शुरू हुआ है तो उद्योग में नंबर 1 है। कृषि हमारे जो जवान हैं, देश की रक्षा करने के लिए हमारी 2% आबादी है, लेकिन जवान हमारे 10% यानी डिफेंस में है, उसमें भी हम नंबर 1 पर है। हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है।
अब हमें और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए कृषि को छोड़ना नहीं है। कृषि हमारी आर्थिक जो निर्भरता है उस पर कृषि की निर्भरता कम करके बाकी चीजों में आगे बढ़े, क्योंकि कृषि की कठिनाइयां, 2-3 कठिनाइयां पैदा हो गई है। एक कठिनाई पैदा हो गई कि जोत छोटी हो गई है। जो पहले 5 एकड़ 6 एकड़ की जोत थी, अब किसान की जोत 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ रह गई। परिवार बढ़ रहे हैं, जमीन उतनी है, बंटवारे हो रहे हैं, उसमें किसान का गुजारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार से एक समस्या और पैदा हो गई कि खेती को बढ़ाया हमने, केमिकल उत्पाद, यूरिया, पोटाशियम, डीएपी, इससे क्वालिटी अनाज की वो दूषित हो गई। और ये जो पेट भरने वाला हमारा अन्नदाता था, अनाज पैदा करता था, इस अनाज के खाने के बाद साथ साथ बीमारियां बढ़ गई, कैंसर के रोग बढ़ गए, तरह तरह के केमिकल्स, वो या तो पानी में जो मिलते थे, पानी खराब हो गया, बीमारियां कैंसर की खूब बढ़ी, लोग बीमार रहने लग गए। तब ये ध्यान में आया कि नहीं, हमारा प्राचीन काल का जो अन्न था उसमें केमिकल नहीं थे, उससे ये रोग नहीं बढ़ते थे। ऐसे ही एक संकट आ गया पानी का। पानी हमारा अपना नहीं था, क्योंकि पानी के स्रोत या तो पंजाब में है या यूपी में है। हमारे यहां तो पहाड़ में एक भी नदी आती नहीं है, यमुना से थोड़ा सा पानी मिलता है। इस संकट से बाहर निकलने के लिए भी जो हमारी खेती बंजर जमीन की थी, वहां भी पानी वाली फसलें होने लग गई। यहां धान लोग उगाते नहीं थे, धान में 2 पैसे की आमदन अच्छी थी, उसमें पानी ज्यादा खपत होने लग गई। और कहीं कहीं पानी की डूब शुरू हो गई, क्योंकि विकास के काम शुरू हुए, सड़कें बन गई, बिल्डिंग बन गई, शहर बन गए। जो पानी आसानी से निकल करके नदियों में चला जाता था, नालों में चला जाता था, वो पानी रुकने लग गया। उससे वाटर लॉगिंग शुरू हो गई, जमीन खराब होनी शुरू हो गई। तो ये 3-4 संकट हमारे हैं। इन संकट में से हमको निकलना है। बहुत योजनाएं हमने बनाई हैं, आगे भी बनाएंगे। समय के हिसाब से योजनाएं बनेंगी, वो सफलता मिलेगी, आपका साथ उसमें चाहिए। अगर हमें बीमारी वाले अनाज से मुक्ति पानी है तो अनाज की क्वालिटी अच्छी चाहिए, क्वांटिटी भी चाहिए, मात्रा भी चाहिए, लेकिन उसकी गुणवत्ता भी चाहिए। तो उसके लिए प्राकृतिक खेती के उपयोग, उसके लिए नेचुरल खेती के उपयोग, ये सारे करने होंगे। और फिर उसकी मार्केटिंग करनी होगी, क्योंकि आज ऑर्गेनिक के लिए तैयार तो बहुत लोग हैं, खरीदार कई बार नहीं होते हैं। उसका अनाज पैदा होने के बाद मंडी में जाने के बाद पता नहीं लगता कि ये प्राकृतिक है कि नहीं है, ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है। सब एक जैसा मिलता है। शुरू में 2-3 साल उसकी क्वांटिटी भी कम होती है, मात्रा भी कम होती है। तो इसके लिए भी नए प्रयोग शुरू कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी भी दे रहे हैं कि नेचुरल खेती के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, थोड़ी मात्रा कम भी हो तो भरपाई सरकार करेगी। लेकिन उस बीमारी में से बाहर निकलना है। पानी की कमी, माइक्रो इरिगेशन, इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके लिए सरकार खूब पैसा खर्च कर रही है। 85% सब्सिडी जो किसानों का समूह अप्लाई करता है उसको हम 85% देते हैं, 15% ही उससे लेते हैं। 15 इसलिए लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा उसको भी लगे कि मेरा अपना है ये, नहीं तो उसकी लापरवाही के कारण से वो प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएंगे। इसलिए माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना चाहिए। जोत तो बढ़ा नहीं सकते, जोत उतनी रहेगी। परिवार की आमदन बढ़ रही है, परिवार के लोग बढ़ रहे हैं, तो उनकी आमदन बढ़ाने के लिए खेती के अलावा कुछ और काम करने पड़ेंगे। मशरूम की खेती है, डेयरी फार्मिंग है, मधुमक्खी पालन है, कहीं फूलों की खेती है, कहीं जो भी कोई खेती के साथ मिला करके हम काम कर सकते हैं, उन कामों की तरफ भी लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ी जमीन भी है, फसल जितनी होती है ले, ज्यादा ज्यादा ले, अच्छी फसल ले, साथ में कोई ना कोई काम और कर ले। और करेंगे तो उसमें से भी अपनी आमदन बढ़ेगी। तो मित्रों, ये सब काम, चाहे वो क्वालिटी का है, चाहे बीमारियां खत्म करने की बात है, केमिकल और पेस्टिसाइड से अपना रास्ता निकालने की बात है, इसमें नई नई टेक्निक, आखिर हमारे कृषि विश्वविद्यालय, इनसे अपेक्षा की जाती है रिसर्च करो। जमीन उतनी है, अच्छे बीज, अच्छा उसमें किस प्रकार से उसके पौधे की क्वालिटी अच्छी हो सकती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उपयोग की जाए, तो रिसर्च का काम करने के लिए ये हमने यूनिवर्सिटी को लगाया है। कई संस्थाएं खड़ी हुई हैं
कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। हमने मार्केटिंग बोर्ड ये बनाया है ताकि फसलों की खरीद का सिस्टम ठीक बन जाए, एमएसपी पर फसलें बिक जाए। हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश ऐसा है कि 11 फसलें एमएसपी पर हमने घोषित की हैं। सेंटर तो 2 चीजें खरीदता है, गेहूं और धान। गन्ना हमारी मिलें ले लेती हैं, चौथी फसल की गारंटी सेंटर नहीं देता है। हमने उसके साथ साथ और अन्य फसलें, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, कहीं तिलहन है, ये सारी चीजें बढ़ा करके सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर घोषित की हैं। और अगर कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जा सकती है, मानो सरकार की लिमिटेशन है, जो खरीदेंगे हमको उसका उपयोग भी करना पड़ेगा, ज्यादा हो जाएगी तो मंडी में बेचना पड़ेगा, उसमें फिर घाटा होगा सरकार को। हम सोचते हैं उस घाटे को लेने की बजाय अगर किसान को भाव कम मिलता है तो सीधा पैसा किसान को दे दिया जाए। उसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना लागू की है। 20 के लगभग सब्जियां और फल इसके अंदर भावांतर भरपाई योजना दी है। बाजरे में हमने भावांतर भरपाई योजना दी है 2 साल से। और भी फसलें, पहली बात तो सरकार खरीदेगी, न खरीद सके तो बाजार भाव का और एमएसपी का जो अंतर है वो सरकार आपको देगी, ताकि आपका एमएसपी वो सुनिश्चित हो जाए। एमएसपी पर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है कि सबसे ज्यादा फसलें आपको ये खरीद करके दी जा रही हैं। तो भाइयों बहनों, हमने पानी के लिए, जैसा मैंने बताया, माइक्रो इरिगेशन तो है ही है, रिचार्जिंग के बहुत से कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं। क्या? जमीन का पानी ट्यूबवेलों से हम निकाल रहे हैं। निकालते समय किसान ये ध्यान नहीं रखता कि गहराई कितनी होगी ये पानी की। पिछले 2010 से लेकर के 2023 तक ऑन एवरेज 12 मीटर पानी डाउन चला गया है, जो पानी ट्यूबवेल का लेते हैं। हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद ट्यूबवेल वाले आप लोग बैठे हैं, आपको एक पाइप 10 फुट का नया डालना पड़ता है 3 साल के बाद। डालते कि नहीं डालते? डालते ना। इसका मतलब क्यों डालते हैं? खुशी से थोड़ी। पानी नीचे जा रहा है और आने वाले समय में अगर 20-30 साल हमने ध्यान नहीं किया तो पानी कहां चला जाएगा। हम अपनी आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हमारे जो आगे आने वाले बच्चे हैं, उनको जमीन के किले तो हम शायद आधा 1-2 किले दे देंगे, लेकिन वो फोका होगी, फोकी जमीन, सूखी जमीन, पानी नहीं दे पाएंगे। हमने इसके लिए योजना शुरू की, मेरा पानी मेरी विरासत। लोग जमीन को विरासत मानते हैं, पानी को नहीं मानते हैं। हम कहते हैं पानी भी विरासत में जोड़ लो, हमने पानी अगली पीढ़ी को दे के जाना है। और इसके लिए स्पेशल योजना बनाई कि भाई धान बहुत पानी पीता है, धान की बुआई कम कर दे, हमारा काम चल जाएगा बिना धान के भी। लोग कहते हैं घाटा हो जाएगा, हम कहते हैं घाटा होगा 7,000 रुपए एकड़ का। धान छोड़ो, 7,000 रुपए एकड़ सरकार से ले लो। 2.25 लाख एकड़ का पैसा हम पिछले 2 साल में दे चुके हैं। अगले इस साल में भी 1 लाख एकड़ और हम कम करेंगे। हम कोई खेती नहीं कम कर रहे, खेती का प्रकार बदल रहे हैं। धान को कम करो, हम दालें बुआई शुरू करें, तिलहन बोएं, मक्का बोएं, कपास बोएं, बाजरा बोएं। और जो पानी, कुछ लोग कहते हैं हमारे यहां तो पानी बहुत है जी। भाई तेरे यहां तो बहुत है, लेकिन जिस जगह नहीं है, हमारे सूखे जिले, हिसार हो, फतेहाबाद हो, भिवानी हो, दादरी हो, महेंद्रगढ़ हो, रेवाड़ी हो, मेवात हो, नूह हो, ये जिले पानी के संकट से जूझ रहे हैं। प्रदेश तो हमारा एक है। अब एक प्रदेश में जहां पानी ज्यादा है, वहां का थोड़ा पानी अगर वहां हम पहुंचा सकें, वहां पहुंचाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे दक्षिण के जिले यहां पानी 100-100 फुट पानी ऊपर उठाना पड़ता तब जाता है। हमारे यहां जो लेवल है, यानी सोनीपत, करनाल, पानीपत और ये जो इलाका है, इसमें से नहर के बाद आगे पानी अपने आप नहीं जाता। वहां पर पानी को जगह जगह उठा उठा के आखिर टेल पर पहुंचाने के लिए 120 फुट पानी भी हमने ऊपर पहुंचाया। 300 टेल ऐसी थी राजस्थान के किनारे पर जहां पानी पिछले 25 साल से नहीं गया था। हमने आने के बाद वहां पानी पहुंचाया है, वहां हमने पानी पहुंचाया है। लेकिन अगर वहां पहुंचाना है तो कहीं बचत भी करनी पड़ेगी। आज मेरे पास हिसार में ही कुछ लोग आए, उनका जी खाड़े बनवा दो। कंडीशन लगा दी डिपार्टमेंट ने कि भी खाड़े तो बनवा देंगे, लेकिन माइक्रो इरिगेशन का, लघु सिंचाई का एक प्रोजेक्ट लगवा दो।
वो कहते जी हमें जरूरत ही नहीं, हमारे पास तो पानी बहुत है। मैंने कहा आज आपको बहुत लग रहा है, मुझे अगर ये पानी आपके दूर किनारे पर भेजना पड़ गया तो आपका पानी अगर कम हो गया फिर क्या करोगे? प्रदेश हमारा एक है, किसान हम सब हैं, परिवार हमारा एक है, तो जिस जगह जिसका भला नहीं हो रहा उसकी चिंता भी तो करनी पड़ेगी। चिंता करनी है तो हर एक को पानी बचाने पर आना चाहिए। चाहे वो मेरा पानी मेरी विरासत हो, धान की खेती कम करो, चाहे माइक्रो इरिगेशन करो, और चाहे रिचार्जिंग, जो मैं कह रहा था जमीन में पानी डाउन हो रहा है, बरसात के पानी के कुएं इसको नीचे ले जाओ, इसकी स्पेशल योजना बनाई है। अभी तक लगभग 1000 कुएं हैं जिसको हम जमीन में रिचार्जिंग का कर रहे हैं। नई पॉलिसी बन रही है, अभी हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं उस पर 2.5 लाख का खर्च आता है। किसान कहता कि हमारा 1 लाख 1.25 लाख का खर्च आता है, और वो किसान कहता कि हम 25% देने के लिए तैयार हैं, हमें सिर्फ 75,000 आप दे दो, 25,000 हमारा 1 लाख में कुआं लग जाता है। हमारे डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं ना जी ना, उसकी हौदी बनानी पड़ेगी, फिर फिल्टर लगाने पड़ेंगे, इस पे तो खर्चा 2-2.5 लाख आता है। भाई 2.5 आए, 5 आए, 10 आए, किसान से सिर्फ 25,000 ले लो, बाकी सारा लगा दो। क्या सुमिता जी? एक कुएं का सिर्फ 25,000 लो, आप खर्च करो 5 लाख, हमें कोई दिक्कत नहीं। और 1-1.5 लाख में जैसे किसान कह रहा है उसकी इंजीनियरिंग समझो। हमारा किसान हमारे बड़े बड़े इंजीनियर से भी ज्यादा पढ़ा लिखा है और ज्यादा उसकी समझदारी है, ज्यादा अनुभवी है। 3 साल तक वो कुआं ठीक रहता है, उसके बाद उसकी सफाई करनी पड़ती है बोर की। 3 साल में 10,000 रुपया और लग जाएगा, यही है ना? 5 साल 5 लाख ये डिपार्टमेंट वाले बताते हैं। मैं वही कह रहा हूं, उनके ऊपर रोक लगा दी है। ये 5 लगाएं, 10 लगाएं, किसान को सिर्फ 25,000 रुपए एक कुएं का देना, बाकी नहीं देना। तो इसलिए मित्रों, हम किसान के हित में योजनाएं बनाएंगे, और डिपार्टमेंट अगर कहीं फेल है तो हम इनको पकड़ेंगे कि अगर कुछ सीखना तो किसान से सीख लो। हो सकता है हमारे कृषि विश्वविद्यालय से भी ज्यादा जानकारियां ये किसान रखते होंगे, हर एक तरह के रिसर्च में हमारे किसानों को। और उसमें भी हरियाणा में प्रगतिशील किसान बहुत है। मुझे पता है कि आज से 6 साल पहले मैंने एक बार आंकड़ा इकट्ठा कराया था। उस समय 550 किसान ऐसे थे जो प्रगतिशील थे। हमने कहा कि प्रगतिशील किसानों की योजना बनाओ, अपने जैसे 5 किसान और तैयार करो, ये टारगेट दिया था। और उसमें प्रगतिशील किसानों के लिए इनाम भी रखा था, तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे कुछ राशि रखी थी। ऐसे कोई प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने अपने किसानों, अपने बराबर के किसानों की संख्या बढ़ाई हो और उनको कोई इनाम मिला हो? एक आध को मिला है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, अभी 10-15 ही है। मैं कहता हूं सभी 550 जो उस लिस्ट में थे उनको अपने जैसे किसान और बढ़ाने चाहिए। अरे भाई, हमारी आमदन तो है ही है, लेकिन हम अपने पड़ोसी के किसान को भी वैसा बढ़ा देंगे तो हमारी आमदन घटेगी नहीं। उस प्रकार की खेती वो करना शुरू कर देगा। और प्रगतिशील किसान ऐसे ऐसे हैं हमारे, वो दादलू के, क्या नाम है दादलू वाले रणबीर सिंह, हरबीर सिंह बैठे हैं। हरबीर सिंह नहीं आए। हरबीर सिंह का कहना है कि मैं 1 एकड़ में अपनी खेती में 10 लाख रुपए कमाता हूं एक साल में, 10 लाख रुपए। ऐसे ऐसे और कई किसान हैं 4-4, 5-5 लाख रुपए कमाने वाले। सब्जियों की बुआई करते हैं, ग्रीन हाउस बढ़ाते हैं, सब्जियों का एक्सपोर्ट करते हैं, उन सब्जियों को दिल्ली के होटलों में बेचते हैं। और अच्छी नई प्रकार की सब्जियां, मौसम के अलावा गैर मौसमी फसलें बोना, बहुत बड़े काम करते हैं। हमारे एक वो धर्मवीर गुमथला नहीं, दामला, धर्मवीर दामला के हैं, उनके फार्म हाउस पर मैं गया हूं। उन्हें कई तरह के, उन्होंने अपने खेत के अंदर ये जो होता है, जो किसको बोलते हैं, जो लेस सी होती है, क्या, एलोवेरा की खेती, लाखों रुपया लगी लगाई खेती 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं वो। 1 एकड़ में बो दी, 2 लाख रुपए एलोवेरा की खेती बाबा रामदेव उठा के ले जाते हैं, वो बनाते हैं अपनी दवाइयां। तो मेरा कहने का ये नए नए प्रयोग,
हमको प्रगतिशील किसानों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इसको सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि हर किसान की आय डबल करनी है। अब डबल करने के लिए कोई छू मंत्र तो है, डबल नहीं हो जाएगी, छू मंत्र नहीं है। उसके लिए नई नई बातें हमको तय करनी पड़ेंगी, कैसे किसान की लागत कम हो, क्योंकि आमदन बढ़ाने के दो तरीके हैं, लागत कम करना और फसल की कीमत ज्यादा लेना। तो लागत कम करने के लिए भी हमारे कृषि विश्वविद्यालय ने बहुत से ऐसे नए नए रिसर्च की है, उसके ऊपर हमको आना चाहिए। आय बढ़ाने के लिए जैसा मैंने बताया, एमएसपी तो है ही है, भावांतर भरपाई योजना है ही है, हमने इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाई है कि किसान की उपज का एक्सपोर्ट कैसे करें। आज ही मैंने कमल गुप्ता जी को कहा, हिसार का हमारा एयरपोर्ट बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बन रहा है। जब पैसेंजर के फ्लाइट जब चलेगी तब चलेगी, हम तुरंत कुछ फ्लाइट कार्गो की शुरू करा सकते हैं। हमारे हरियाणा की ताजा सब्जियां, ताजा फल यहां से ला दो और अरब की कंट्रीज में भेजो। अरबियन कंट्रीज में ना सब्जी होती है ना फल होता है, सब बाहर से मंगवाते हैं। तेल का पैसा उनके पास बहुत है, हम सब्जियां भेजें, तेल मंगवाए। हमारे यहां तेल नहीं होता, उनके यहां सब्जियां नहीं होती, तो हम क्यों नहीं कार्गो की फ्लाइट शुरू कर दें और रोजाना सब्जी जहां होती है वहां से टेम्पो में गाड़ी में भर के हिसार आए, हिसार उसकी सॉर्टिंग पैकिंग करा के और उसके बाद उसको पैक करें, उसके ऊपर स्टिकर लगाएं और उठाएं। शाम को जो है सवेरे सब्जी तोड़ी हुई शाम को अरब कंट्रीज में पहुंच जाएगी। ये आमदन बढ़ाने के हमारे तरीके हैं। इसी प्रकार हमने मेरी फसल मेरा ब्यौरा, नई टेक्निक्स, कंप्यूटर की टेक्निक भी आज जो है बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। इसके अंदर अब सारी फसलों का सारा रिकॉर्ड साल भर का इकट्ठा उसमें लिखवाते हैं, किसान से लिखवाते हैं। किसान के बाद उसकी गिरदावरी वो हमारा पटवारी करेगा, तहसीलदार करेगा, और उसके बाद उसके लाभ। पहली बात तो बिक्री में, मार्केट में उसी अनुसार बिक्री होगी। दूसरा, कल को, क्योंकि किसान का काम जोखिम का काम है, जोखिम के काम में कल को नुकसान होता है, पता ही नहीं लगता क्या बोया हुआ था, कितना नुकसान हो गया। ये जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये आपका एक प्रकार से प्रूफ होगा कि हमने ये फसल बोई थी। और मैं तो ये भी कहता हूं, जो खाली जमीन रह गई है उसकी भी एंट्री कराओ, गन्ने की भी एंट्री कराओ, सब्जियों की भी कराओ, घर में हमने अपने चारे के लिए, चरी के लिए बुआई की हुई है उसकी भी कराओ। हर एक चीज की योजना बनेगी, प्लानिंग बनेगी। हमारा 80 लाख एकड़ ये खेती की जमीन है। 80 लाख एकड़ में हमें पता लगना चाहिए कि हर साल कितना क्या बोया है, अगले साल की प्लानिंग कौन सी कम करनी है, कौन सी ज्यादा करनी है। और हो सकता है कुछ जमीन खाली छोड़कर उसको ज्यादा उपजाऊ करने की बात भी करनी पड़े। ये तो हमारे पुराने किसान मानते हैं कि 4-5 साल के बाद एक साल उस किले को खाली छोड़ना भी अगली बार उसी उपज को बढ़ाता है। जिसकी ये मान्यता है, जरा बताओ कि एक आध साल खाली छोड़नी चाहिए, छोड़नी चाहिए कि नहीं? और खाली छोड़ोगे उसकी भी हमको योजना बना देंगे कि अगर योजना से खाली छोड़ोगे तो बिल्कुल आपको खाली नहीं जाने देंगे। हम उसकी योजना बना के आपको उस साल के लिए उस जमीन का पैसा भी देने की योजना बना देंगे, उसकी भी बना देंगे। आखिर तो किसान का सहयोग, किसान के लिए सब्सिडीज, कितनी तरह की सब्सिडीज है, लेकिन सब्सिडी देंगे उसी बात की जिस चीज को हमने आगे बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है, जिसका लाभ किसान को भी हो, प्रदेश को भी हो, देश को भी हो। और जिसका नुकसान हो रहा है उसकी सब्सिडी अगर पहले चल भी रही है तो भी बंद करेंगे। ठीक है, फालतू फंड में ऐसा नहीं कि एक बार सब्सिडी शुरू हो जाए और फिर लगातार वो चलती रहेगी बाबा आदम के टाइम तक। चीज की जरूरत है तो सब्सिडी देंगे, चीज की जरूरत नहीं है तो सब्सिडी बंद कर देंगे। हर चीज की अधिकता ये अच्छी नहीं होती है, जरूरत के हिसाब से बदलाव करना ये सरकार का काम है। हम लगातार इसमें आपको प्रोत्साहन देंगे और जो इस प्रकार के काम में आगे बढ़ाएंगे चीजों को, उसका हम सहयोग करेंगे। मैं तो ऐसा मानता हूं कि जैसा हमने एक बार हरित क्रांति का आज से कोई लगभग 50, 60, 70 साल पहले शुरुआत की थी, उसके लिए अभियान चलाए थे, अब हमको एक नई क्रांति करनी पड़ेगी, नई कृषि क्रांति, जिसमें जितने बदलाव आज जरूरत है,
जो मैं बता रहा हूं, हमारे एक्सपर्ट्स बैठे, वैज्ञानिक बैठे, कोई कमेटी देश की प्रदेश की बैठे, जो इन नई विधाओं को आगे लेकर के आए, और जो नई विधा को लेकर के आएगा हमारी जरूरत के हिसाब से उसको प्रोत्साहन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए और फिर उस लक्ष्य को, टारगेट को पूरा किया जाए। ये हम एक नई कृषि क्रांति भी हमको जोड़नी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सी संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो है ही है, हमारी महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी करनाल में भी बन रही है, वो बागवानी पर काम करेगी। बहुत जगह पर ग्रामीण कृषि केंद्र ये बने हुए हैं, यूनिवर्सिटीज के एक्सटेंशन काउंटर बने हुए हैं, बहुत से एक्सीलेंस सेंटर्स, विदेशी लोगों की तकनीक उसकी सहायता से कितने ही एक्सीलेंस सेंटर्स हमने बनाए हैं, उसका भी हमको लाभ उठाना पड़ेगा। ऐसी सब संस्थाओं को हम जो है आगे बढ़ाएंगे और जिस प्रकार से एफपीओ है, एफपीओ में भी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के सब मिलकर के 10, 5, 20 किसान मिलके मार्केटिंग के सिस्टम में आगे बढ़े, उसमें प्रोसेसिंग के जो खपत करते हैं उसका कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए, उत्पाद बनाया जाए। अरे खाली हमको मान लो कोई चीज बोई है, पैदा हो गई, लेकिन पैदा होने के बाद उसका प्रोडक्शन बदल करके आलू बना रहे हैं, तो क्या आलू की चिप्स की फैक्ट्री हम लोग मिलकर नहीं बना सकते? चिप्स की फैक्ट्री बनाओ, आलू से जितनी आमदन होती है चिप्स से उससे डबल हो जाएगी। अब नींबू पैदा करो, नींबू बेचने के बजाय नींबू का अचार बना के बेचोगे, ज्यादा आमदन हो जाएगी। आज कीनू हमारे सिरसा जिले में होता है, कीनू की जूस की फैक्ट्री कोई एफपीओ बनाए, उस जूस को पैक करो और जूस का एक्सपोर्ट करो, आपकी आमदन ज्यादा हो जाएगी। नई विधियों पर, नई तकनीक पर हमको आना पड़ेगा और नए नए जो ऐसे सिस्टम हैं इसको हमको खड़ा करना पड़ेगा। मैं अंत में जो एक बात विशेष तौर पर कहना चाहता हूं वो है कृषि का हमारा जो बजट है, हमने कभी उसमें संकोच नहीं किया। जितना कृषि विभाग ने मांगा हमने कुछ न कुछ से ज्यादा ही सैंक्शन किया, कम नहीं किया। हमारे कृषि मंत्री और हमारे मुख्य अतिरिक्त सचिव ये बैठे हैं, ये गवाह है इस बात के कि हर साल हम कृषि का बजट ये बढ़ा रहे हैं ना, बजट बढ़ा रहे हैं, हर प्रकार का प्रोत्साहन दे रहे हैं। लेकिन ये बजट का उपयोग ये ठीक हो, सदुपयोग हो। इस बजट में, स्कीमों में अगर कहीं लीकेज शुरू हो गई, अगर इसमें कहीं गलत ढंग से चीजें इधर उधर नाली में बहने लग गई तो सरकार का तो बजट गया, आपके काम नहीं आया और बीच में उसको कोई रगड़ गया। तो ये भ्रष्टाचार जो नाम की चीज है, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है? कृषि विभाग में काम करने वाले लोग, जो जानकारी आपके पास हो डिपार्टमेंट को भेजो, न सुने तो सीधी मेरे तक भेजो। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त कभी नहीं किया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। आखिर तो एक पैसा जो सरकार के पास से आता है वो सरकार कहां से लाई है? उस सरकार ने भी इस जनता से ही लिया है। हम सब जनता है, पैसा हमारा है, घुमा घुमू के आपके पास आता है। हो सकता आपने लिया व्यापारी से हो, दे आपको रहे हैं। हो सकता है आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपका बेटा कहीं नौकरी करता है, उसका इनकम टैक्स आया हो, उसका कुछ हिस्सा लेकर के हम आपको देते हैं। ये चक्कर घूम रहा है, लेकिन चक्कर ईमानदारी से घूमे, पैसा कहीं बाहर ना निकले। इस पैसे को सही उपयोग करेंगे तो मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारा कृषि विभाग, और न केवल कृषि विभाग बल्कि हमारा पूरा ग्रामीण क्षेत्र, क्योंकि कृषि सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्र का व्यवसाय है। शहरों में बहुत लोग नहीं है कृषि करने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं शहरों में जो कृषि के काम में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हम तो कृषि को आगे बढ़ाने के लिए शुद्ध रूप से ग्रामीण क्षेत्र की चिंता करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र का विकास ये कैसे हो, इसके ऊपर भी आपने नजर रखनी है। जहां एक तरफ कृषि विभाग का बजट बढ़ाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कृषि ग्रामीण क्षेत्र का जो विकास है, चाहे पंचायती राज है, चाहे ग्रामीण विकास का हमारा मंत्रालय है, इसको भी खूब पैसा दे रहे हैं। आज गांव में बहुत लोग तो ऐसा कहते हैं, पैसा तो आपने दिया, खर्च करने के लिए जगह ही नहीं है, कहां खर्च करें। कुछ लोग कहते हैं आप इतना पैसा दे रहे हो, आता कहां से बताओ तो सही। हम एकमात्र विषय बताते हैं कि जो पैसा कांग्रेस के सरकार के टाइम पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था उस समय कि हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 15 पैसे पहुंचता है।
अब 15 पैसे पहुंचता काम तो 15 ही पैसे होता होगा, क्यों? 85 तो पता नहीं कहां गए। लेकिन आज हमारी कोशिश ये है कि अगर हम 1 रुपया भेजें तो नीचे तक पूरा 1 रुपया जाके लगे, अपने आप 7 गुना काम हो जाता है, अपने आप 7 गुना हो जाता है। अभी हमारे लिए एक संकट पिछले दिनों में खड़ा हुआ, वो आपको पता है। हमने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कामों के बारे में थोड़ी पारदर्शिता बरतने के लिए बात कही और हमने कहा कि पैसा जितना मर्जी ले लो, लेकिन पता होना चाहिए कि इस काम में कितना पैसा लगेगा, कौन काम को करेगा, गलत करेगा तो पकड़ लो, लेकिन टेक्निकल तरीकों के बिना यह संभव नहीं है। आदमी पर भरोसा करते हैं, लेकिन भरोसा करने के बाद पता नहीं लगता सामने वाला उस भरोसे लायक था कि नहीं था। शिकायतें बहुत आई हैं और उन शिकायतों में फिर थोड़ा सा जब एक्शन लेना शुरू करते हैं तो फिर लोग नाराज हो जाते हैं। नाराज होकर के फिर हमारे मंत्रियों के पास, हमारे विधायकों के पास, हमारे पार्षदों के पास पहुंच जाते हैं कि मेरे खिलाफ एक्शन हो गया जी, छुड़वा दो। फोन बजने शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं मजबूरीवश हमको भी कहना पड़ता, भाई कोई बात नहीं, गलती होगी, छोड़ दो। लेकिन क्या इन गलतियों को मूल रूप से खत्म कर दें ताकि शिकायत का मौका ही ना आए? ठीक है कि नहीं है? हमने इसके लिए पंचायतों को कहा पैसा लो खूब, लेकिन ई टेंडरिंग से काम कराएंगे। ई टेंडरिंग मतलब ये काम है, आपका काम 50 लाख का है, 25 लाख का है, इसको पब्लिक को कह दो, ठेकेदार आ जाएं, जो कम से कम पैसे में और अच्छी क्वालिटी से करेगा उसको काम दे दो। वो कहते हैं हमारे लोगों को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूं भाई अपने लोगों को ठेकेदार की जगह उनका रजिस्टर करा लो। हमें तो सस्ता काम, बढ़िया काम चाहिए, जो कर दे उससे करा लेंगे। ये काम ठीक है या पैसा सीधा किसी के हवाले कर दो, भी जो लगाना लगा, नहीं लगाना मत लगा, जेब में डाल। बोलो ये ठीक है कि ई टेंडरिंग ठीक है? बोलो क्या ठीक है? अगर ई टेंडरिंग ठीक है तो हम अपने अपने गांव में, कुछ एक सरपंच ऐसे हैं जो ज्यादा अड़े हुए हैं, 6200 में से अब सिर्फ 1300 सरपंच ऐसे हैं जो कहते ना जी खुली छूट दे दो। भाई खुली छूट ये सरकार नहीं दे सकती। दी होगी कभी किसी ने? दी होगी किसी ने? ये सरकार खुली छूट नहीं देगी, नहीं देगी। तो आप अपने अपने गांव में इन चीजों को संभालो। भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस। फिर चाहे अगर कोई मनोहर लाल का भाई भी फंस गया ना